अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू कैन स्टडी। आज हम करेंगे फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक 3.1 विच इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट और लेक्चर। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें हम देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्जेस को हम लोग गेन करके या शेयर करके केमिकल बॉन्डिंग करते होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक। इट इज़ द पावर, ये वो ताकत है ऑफ अ कोवलेंटली बॉन्डेड एटम, एक बॉन्डेड एटम का जो कि कोवलेंटली का मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयर कर रहे हो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम से शो किया हुआ है कि दो हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और फिर बाद में ये दोनों आपस में शेयर कर लेंगे कि इसके पास भी तो अपना डुप्लेट रूल पूरा और इसके पास भी अपना डुप्लेट रूल पूरा, दोनों हाइड्रोजन के पास, दोनों सेटिस्फाइड हो गए। तो इट इज़ द पावर, ये वो पावर है जिसे कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स अट्रैक्ट करते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो कि शेयर हुए इन दोनों के दरमियान टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ, इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में। अगर इस पूरे मॉलिक्यूल को देखें तो हम कहते हैं ये हमारे पास H2 है ऑफ सेम एलिमेंट, क्योंकि सेम एलिमेंट्स हमने लिया ना। अगर मैं डिफरेंट एलिमेंट्स में रखूँ तो मैं कहती हूँ हाइड्रोजन, और एक मैंने क्लोरीन का एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। इनके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। क्लोरीन के पास 7। अब ये क्या करेगा? क्लोरीन ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ये क्या करेगा? हाइड्रोजन से ले लेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। ये जब अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, और इससे क्या होगा? इन दोनों के दरमियान केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसे हम कोवलेंटली बॉन्डेड एटम कहेंगे। बुक में एक और बात कही हुई है कि इट बेसिकली इंडिकेट्स द नेट रिजल्ट ऑफ टेंडेंसीज ऑफ एटम्स। एटम की टेंडेंसियों को ये शो कर रहा होता है इन डिफरेंट एलिमेंट्स, मुख्तलिफ एलिमेंट्स में, टू अट्रैक्ट द बॉन्ड फॉर्मिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यानी कि इसमें हमारे पास एटम की टेंडेंसी को देखा जाता है कि वो किस तरह अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को बॉन्ड बनाने के लिए, केमिकल बॉन्ड्स बनाने के लिए, फिर चाहे वो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स हो या फिर वो आयनिक बॉन्डेड एटम्स हो। अब इसी के बारे में आगे मैंने यहाँ पे कहा हुआ है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ये कहती है एटम की एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड होल्ड ऑन टू इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल बॉन्ड, कि या तो वो अट्रैक्ट कर रहा होगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहा होगा, जैसे कि आयनिक बॉन्ड्स में होता है हमारे पास इन अ केमिकल बॉन्ड में। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें हेल्प करती है कि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं एटम्स के दौरान और कैसे हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं इसके, हम चेक करते हैं कि बुक के अकॉर्डिंग हमें क्या कह रहे हैं कि किस तरह की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास एक डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई यूनिट नहीं होता, इसके यूनिट 0 होते हैं, नो यूनिट। अब रीजन इसका कि क्या वजह है कि हम कहते हैं कि डायमेंशनलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि एक टेंडेंसी, एक पावर है एटम की, उसकी एबिलिटी है कि वो, उसकी कितनी विल पावर है कि वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट, किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने पास के नहीं, ठीक है। तो अब हमारे पास आगे इसके बारे में हम कहते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ स्केल्स आते हैं। स्केल्स का मतलब मुख्तलिफ वैल्यूज आती है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। वही मैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन सेवरल स्केल्स, मुख्तलिफ स्केल्स के मुताबिक हम लोग इसको मैया कर सकते हैं। और मोस्ट कॉमनली यूज जो है हमारे पास लाइनस पॉलिंग की, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल आ जाता है। उसने हमारे पास सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ का। आगे हम जाके देखेंगे कि इन कैसे हम इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि वेदर इलेक्ट्रॉन विल बी आयनिक और कोवलेंट। तब हम देखने जा रहे हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहला फैक्टर हमारे पास साइज ऑफ एटम आता है, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, और तीसरा हमारे पास आता है स्क्रीनिंग बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बारी बारी अब हम इनको देखते हैं और हम कहते हैं कि जो साइज ऑफ एटम है और जो न्यूक्लियर चार्ज है ये आपस में को रिलेट कर रहे हैं। कैसे करें? अब हम ये देखते हैं कि जो हम पहली बात हम तो ये कहते हैं साइज ऑफ एटम को देखें तो ये कहते हैं कि जब एटम का साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास हायर होगी, यानी कि ज़्यादा टेंडेंसी लगेगी, ज़्यादा ताकत लगेगी एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के लिए, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि कैसे कोरिलेट कर रहा है न्यूक्लियर चार्ज के साथ, अब वो देखने जा रहे हैं हम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हमने ट्रेंड देखा न्यूक्लियर चार्ज के मुताबिक, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, उसके मुताबिक देखा तो हमने कहा कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से हमारे पास एक एटम का साइज छोटा होता जाता है। एटम का साइज छोटा होने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो वो न्यूक्लियस के नज़दीक होंगे, तो जब वो नज़दीक होंगे तो हमें वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना, एक शेयर करना, तो वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो ताकत होगी, जो टेंडेंसी होगी, वो ज़्यादा लगेगी। अब स्क्रीनिंग बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, स्क्रीनिंग का मतलब होता है हिफाजत में लेना। इसका दूसरा नाम हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है। अब शील्डिंग इफेक्ट के बारे में तो पढ़ा ना, जब न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास कम होता है
तब शील्डिंग इफेक्ट अपना असर दिखाती है, अपना काम दिखाती है। यहाँ पे कह रहे हैं इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स शील्ड प्रोटेक्ट आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो प्रोटेक्ट कर रहे होंगे बाहर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। वह न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, जब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होती है जो एटम का साइज होता है वो बड़ा हो जाएगा। एटम का साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स एटम से दूर दूर होंगे, तो ईजिली आराम से निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना भी हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती हैं। एक कंडीशन आ जाती है इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि कब इन फैक्टर्स की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, और दूसरा है हमारे पास डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि कब ये डिक्रीज करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेंडेंसी। तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज का जो हमारे पास फैक्टर है वो ज़्यादा होता है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने से हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने से अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही होगी। जब अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही होगी जो साइज होगा एटम का वो छोटा होता चला जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है कि पहले इतना बड़ा शेल था, अभी जब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज किए, एटॉमिक नंबर इंक्रीज किया, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया, ये तीनों एक ही बात होती है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ हम कहते हैं इंक्रीज करें तो समझो न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है न्यूक्लियस की अपने वैलेंस शेल से। जब वैलेंस शेल से अट्रैक्शन ज़्यादा हुई तो साइज जो इतना बड़ा था वो रिड्यूस होके छोटा हो गया, इतना हो गया। ठीक है, अब इतना हो गया क्योंकि साइज जो है अट्रैक्शन ज़्यादा थी। अब हमारे पास इसका रिजल्ट क्या निकला, कॉजिंग द अट्रैक्शन ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि दैट आर रेडी टू मेक पेयर विद अनदर, किसी और के साथ पेयर बनाने के लिए वो रेडी हों, बना सकते हों। या फिर हमारे पास एटम के अंदर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे होते हैं जो कि एक केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं, उनको कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। कि उनकी जो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस के साथ वो इंक्रीज हो जाती है विद न्यूक्लियस टू इंक्रीज, रिजल्टिंग इन, जब वो इंक्रीज होगी तो उसका रिजल्ट निकलेगा कि इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही होगी। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन थी कि डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कब करते थे, हम कहते हैं जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एक एटम है, ठीक है, उस एटम के अंदर शेल्स इंक्रीज करते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए। जब ये इंक्रीज करते हैं यानी कि हमारे पास डिस्टेंस जो होगा न्यूक्लियस से वो इंक्रीज करता जा रहा है, एटम का साइज बड़ा होता जा रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वो बड़ा होगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा भी वो डिक्रीज करेगा क्योंकि अट्रैक्शन कम हो रही होगी, डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा होगा, इस वजह से। तो यही बात मैंने दोबारा यहाँ पे कह दी कि साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर रहा होगा। तो क्या होगा इन सब से, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा जो अट्रैक्शन होगी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब कि वैलेंस शेल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि बॉन्डिंग कर रहे होते हैं उनके साथ जो अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की वो डिक्रीज कर जाएगी, कॉजिंग, उससे क्या कॉज होगा हमारे पास जो डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि हम इजीली वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को पिक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में तो हम जानते हैं कि वो पावर थी जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे होते हैं या फिर होल्ड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट दिया हुआ है कि डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हम कहते हैं ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है तो इससे हमें ये शो करते हैं शोज डाटा एन इलेक्ट्रॉन इज इजिली अट्रैक्टेड, कि इलेक्ट्रॉन इजिली अट्रैक्ट हो गया, इस वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हुई है। और इंक्रीज करने का मतलब है कि इजिली अट्रैक्ट नहीं हो रहे। ठीक है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमारे पास जब इजिली अट्रैक्ट नहीं ना हो रहे थे इलेक्ट्रॉन्स तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करनी पड़ती है, और जब इजिली अट्रैक्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है खुद भी। अब हम देखेंगे कि प्रेडिक्टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है। तो हम कहते हैं ग्रुप में यानी कि वर्टिकल लाइंस में प्रेडिक्टेबल में फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिक्रीज करती है। ये तो पहले भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों कर रही होती है डिक्रीज। अब हम जरा बुक के अकॉर्डिंग प्रेडिक्टेबल में देख रहे हैं कि क्या करते हैं। तो उसका रीजन हमारे पास दिया हुआ है बुक में, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। अब न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को ग्रुप के अंदर हमने इफेक्ट को कम करना चाहेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो तो डिक्रीज करती है क्योंकि एटम का साइज बड़ा होता है। अब हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से हमने पढ़ा था कि साइज छोटा होता है। तो हमने ये चीज़ को हमने ग्रुप में पढ़ा हुआ कि एटम का साइज क्या होता है, डाउन द ग्रुप एटम का साइज बड़ा होता है। तो इसलिए टू ओवरकम इट्स इफेक्ट, हमें इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हमने स्टडी किया है कि एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स, कि हमारे पास एक्स्ट्रा शेल्स भी ऐड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो एक्स्ट्रा शेल्स ऐड हो रहे हैं तो उसके रीज़न कहा कि क्यों हो रहे हैं। अब इसकी भी रीज़न, तो हम कहते हैं कि जो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे होते हैं। न्यूक्लियर, मैंने पहले भी कहा कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने से समझो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब इंक्रीज कर रहे
रहे हैं तो हम कहते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि एक एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। हमने पिछले चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी है। तो जब ये दोनों इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब इंक्रीज करेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं पे तो रहना है। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, मगर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं शेल्स के अंदर, तो इनके लिए हमें शेल्स चाहिए, तो एक्स्ट्रा शेल्स ऐड होंगे। एक्स्ट्रा शेल्स ऐड करने से क्या होगा, साइज जो है एटम का वो बड़ा हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से वो इंक्रीज करेगा। जब ये इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाएगा और जो शील्डिंग इफेक्ट होगी, मतलब कि शील्ड करने की ज़रूरत ज़्यादा होगी। तब हमारे पास इस तरह से टॉप टू बॉटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज कर रही होती है। हम इजीली जब एक्स्ट्रा शेल्स होंगे, शेल ज़्यादा होंगे, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल भी लें तो एटम को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की ताकत वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, हमें टेंडेंसी कम लगानी पड़ती है। तो अब हमारे पास इसकी एग्जांपल में हमने दिया हुआ इन द हैलोजेंस। हैलोजेंस मतलब ग्रुप 7 एलिमेंट्स, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं डिक्रीज करती है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टाइम उन्होंने ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। अब फिर हमारे पास आ जाता है कि पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तो क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, हमने पहले का एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इंक्रीज करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज कर रहा है ना, तो शील्डिंग इफेक्ट जो होती है वो कॉन्स्टेंट रह रही होती है, वो इंक्रीज नहीं करती। शील्डिंग इफेक्ट तभी इंक्रीज करता है जब हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा हो। जब ज़्यादा हो रहा है तो शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास कांस्टेंट ही रहती है। तो इसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो साइज ऑफ एटम ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा। जब ये डिक्रीज करेगा तो जो पावर होगी एटम की टू अट्रैक्ट द शेयर पर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की या फिर शेयर करने की जो ताकत होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। अब इसी के एग्जाम्पल में हमारे पास थर्ड पीरियड दिया हुआ है हमारे पास, उन्होंने एग्जाम्पल में क्या हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहाँ पे इंक्रीज करनी पड़ रही है, हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। उन्होंने यहाँ पे हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन का हमारे पास स्ट्रेंथ दिया हुआ है कि कैसे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब हम इस टॉपिक का नेक्स्ट सब टॉपिक करेंगे जो कि है नेचर ऑफ बॉन्ड्स इन टर्म्स ऑफ पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़, कि पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ जो थी उसके मुताबिक हम कैसे नेचर ऑफ बॉन्ड्स को पता लगा सकते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन पहले मैंने दिया हुआ है कि जो लाइनस पॉलिंग है उसने असाइन की थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ टू द एलिमेंट्स को उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ दी थी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ से हमें क्या सिग्निफिकेंस मिलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ कैन हैव टू प्रोडक्ट द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट विल फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, के दो एटम्स के दरमियान किस तरह का बॉन्ड बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ के थ्रू हमने पता लगाया। तो सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं कि किस बेसिस पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने टाइप ऑफ बॉन्ड को पता लगाना है, प्रिडिक्ट करना है। तो हम कहते हैं डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पर दो एटम्स को जब हम बॉन्ड कर रहे होंगे तो उनकी मुख्तलिफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज होंगी। जब उनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि आयनिक बॉन्ड होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा या फिर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो हम कहते हैं कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.8 से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और जब हमारे पास डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 1.8 से कम हो या मतलब 0.4 तक हो या 1.8 हो, तब हम कहते हैं कि हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे मगर अनइक्वली क्यों होंगे, हम कह रहे हैं अनइक्वली इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास पोलर बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। पोलर का मतलब होता है हमारे पास एक एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा दूसरे एटम से। जैसे कि हमने हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया था, HCl लिया था। अब जो Cl है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, जो हाइड्रोजन है इसका कम होता है। अगर हम देखें तो एक्सपेरिमेंटली भी देखें और वैसे भी देखें तो इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इसके इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो जिसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसकी ज़्यादा होगी। तो अब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, जिसकी 0.4 तक हमने पहले कहा था ना कि 1.8 से कम 0.4 तक। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 0.4 या 0.4 से कम हो हमारे पास जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो हम कहते हैं हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना है। और नॉन पोलर का मतलब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों का सेम होगा। जैसे कि हमने पहले लेक्चर के स्टार्ट में मैंने दो हाइड्रोजन H2 की एग्जाम्पल, इसमें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली।
अब हमारे पास बुक में एक और बात की हुई कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो थी सेम होगी तो हमारे पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तब भी वो इक्वली शेयर होंगे, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू तो सेम है। जब वो माइनस होंगी तो आप इसमें जीरो आंसर आ जाएगा। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम है जो कि डबल बॉन्डेड है, इसमें मैं कंसिडर कर लेती हूँ पहले कि पहला जो एटम है वो ए एटम है, दूसरा जो होगा वो बी एटम है। अब इसमें हमने क्या पता लगाना है, टाइप ऑफ बॉन्ड। और टाइप ऑफ बॉन्ड कैसे पता लगाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को देख के। तो गिवन डाटा मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को देखा जो कि थी 3.44। अब मैंने फाइंड क्या करना था, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए माइनस बी। ये मैंने फॉर्मेट दो तरीके से करके दिखाया है। पहला फॉर्मेट ये जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है उसके मुताबिक ये वाला है कि मैंने एटम का नाम लिख दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ ओ डबल बॉन्ड ओ, तो 3.4 माइनस 3.4 तो क्या आ गया, जीरो। तो इससे शब्द में समझ आ जाती है कि हमारे पास इक्वली शेयर होंगे। तो इक्वली शेयर किस में हो रहे थे, यहाँ पे हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में। तो हमने यही करके देखा और देखो 0.4 से कम आनी चाहिए थी वैल्यू, तो 0.4 से कम ही है ना, जीरो। तो ये बात आ गई हमारे पास। दूसरे फॉर्मेट मैंने ये यूज़ किया है कि मैंने सिर्फ सिंपली ए माइनस बी कर दी है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लिखा, एज एन एक्सपोनेंट नहीं लिखा, तो मैंने 3.44 माइनस 3.44 तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो डिफरेंस जब जीरो होगा तो हम कहेंगे ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है हमारे पास। कंसिक्वेंस रिजल्ट की क्या निकला इससे हमारे पास नताइज कि नन ऑफ द टू एटम्स के दोनों एटम्स में से इन द मॉलिक्यूल में पुल्स इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ मोर स्ट्रांगली देन द अदर। मतलब इन दोनों एटम में से कोई भी एटम ऐसा नहीं होगा जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मोर स्ट्रांगली पुल कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल हमारे पास किस तरह बॉन्ड है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है। और कोवेलेंटली बॉन्डेड है और साथ हमने इस चीज़ की नेचर को देखते हुए कह दिया कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है हमारे पास। ठीक है, ये बात थी जो मैंने अभी तक आपको बताई। अब हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल दिया हुआ है हेट्रोटॉमिक। हेट्रोटॉमिक का मतलब डिफरेंट एटम से मिल के मॉलिक्यूल दिया हुआ है जो कि है पोटाशियम और क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड हम इसे कहते हैं। तो हमने गिवन डाटा में सबसे पहले देख लिया कि पोटाशियम का क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, तो वो है हमारे पास 0.82 और क्लोराइड की क्या है, क्लोरीन की, तो वो है 3.16। तो हमने ये देखा, हमने फाइंड क्या करना है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ताकि हमें याद रहे। फाइंड हम इसलिए लिखते हैं। सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या अप्लाई किया हमने, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल्स टू ए एटम माइनस बी एटम। कि इनकी ए से मुराद एक ही हमारे पास पहले एटम की, मतलब कि पोटाशियम की हमारे पास क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी उसको माइनस करेंगे हम बी, यानी कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू से माइनस करेंगे। ये मैंने यहाँ पे वही बात लिख दी। और फिर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम क्या करेंगे, तो हमने करके देखा तो हमारे पास आया 2.34। अब हम देखेंगे इन वैल्यूज के मुताबिक आयनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था 1.8 से हायर हो, तो यहाँ पे हम देखें तो हम कहते हैं कि 1.8 से हायर वैल्यू आ रही है, 2.34 आ रही है। यहाँ पे देखो 2.34 आ रही है, तो 2.34 1.8 से तो ज़्यादा है, तो हम कहेंगे बॉन्ड विल बी आयनिक। जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बनेगा बिकॉज 2.34 हैज़ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देन 1.8। ठीक है, अब HCl दिया हुआ है बस, इसके भी हमने गिवन डाटा दिखा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन देखेंगे, हमने वो देखी। फाइंड क्या करना है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। सॉल्यूशन हमने इनका डिफरेंस लेके देखा। जब हमने 2.20 को माइनस 3.16 से करके देखा तो यहाँ पर 0.96 आया। तो 0.96 को जब मैंने इस चार्ट में जाके देखा कि आयनिक बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में कहाँ पे अलाई करेगा, तो मैंने देखा आयनिक बॉन्ड के लिए तो 1.8 से ज़्यादा चाहिए, तो हमारे पास 0.96 वैल्यू है। तो मैंने देखा कि 1.8 से 0.4 के दरमियान ये अलाई कर सकता है 0.96। तो मैंने कहा ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कौन, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो मैंने इसके बारे में लिख दिया कि ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और क्यों है, और पोलर का क्यों, पोलर क्यों कह रहे हैं हम, कोवेलेंट बॉन्ड तो कह सकते थे, पोलर क्यों लगा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अब हम इसी के नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं विच इज कोवेलेंट कैरेक्टर या कंपाउंड। के कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे होता है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर का पता चलता है हमारे पास पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। एक कैटायन के पोलराइजिंग पावर, किस तरह वो पोलराइज कर रहा है, किसी चीज एटम को पोलर चीज़ में ला रहा है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बना रहा है ज़रा थोड़ा सा। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं तो हम कहते हैं कि पोलराइजिंग पावर इज द एबिलिटी ऑफ आयन। एक आयन की एबिलिटी होती है टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनदर आयन, कि दूसरे आयन का हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड को
हम डिस्टॉर्ट कर दें, यानी कि एक तरफ पार्शली पॉजिटिव होते हैं ना हमारे पास साइन, एक तरफ होता है पार्शली नेगेटिव साइन। तो पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव के जो हमारे पास साइंस हैं इनको ज़रा डिस्टॉर्ट कर देंगे, अपनी पोजीशन से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड बने थे, हम इसमें ये देख लेते हैं। तो डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट करवाना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज की। कैटायंस अगर ले लें तो उसके हम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहेंगे, पुल अगर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो हम कहेंगे ये एनाइन बन रहा है। और इलेक्ट्रॉन पुल से हमें क्या पता चलता है, आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है, क्योंकि इसमें शेयरिंग नहीं हो रही। और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो जब डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, यानी कि मूव कर रहे हो टू द नेबरिंग एटम की तरफ थोड़ा सा शेयर हो रहे हो, तो हम कहते हैं हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। अभी डिपेंड किस पे कर रहा है, पोलराइजिंग पावर हमारे पास, यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटायन, कि कैटायन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। यानी कि हमने कहा था ना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग होगा पॉजिटिव चार्ज, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास पोलराइजिंग पावर होगी। और पोलराइजिंग पावर का मतलब हमारे पास कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। ये सारी चीज़ें आपस में को रिलेट है, कोवलेंट कैरेक्टर, पोलराइजिंग पावर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर विल बी द पोलराइजिंग पावर, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास पोलराइजिंग पावर होगी। और पोलराइजिंग पावर से हमें पता चलता है कोवलेंट कैरेक्टर का, वो भी उतनी ज़्यादा होगी। अब पीरियोडिक टेबल में हम देखें तो पहला ग्रुप जो है 1A ग्रुप था, हम कहेंगे इसके पास +1 चार्ज है। सेकंड ग्रुप पे कहेंगे हम इस +2 चार्ज है। जो थर्ड ग्रुप होगा +3, 4 + 4 ग्रुप +4 आयन वो हमारे पास बनाएंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रही है, लॉन्ग द पीरियड हमारे पास इंक्रीज कर रही है। और +4 जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि फोर्थ ग्रुप के पास हमारे पास कोवलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। आगे तो हमारे पास एनाइन स्टार्ट हो रहे हैं -3 -2 -1। तो पीरियोडिक टेबल के हमें कंक्लूजन की तरह लिखा है कि 1A ग्रुप से 1 +1 चार्ज, 2A ग्रुप से 2 +2 चार्ज, थर्ड ग्रुप से +3 चार्ज, फोर्थ ग्रुप से +4 चार्ज। तो ये हमारे पास कैटायंस आ गए। एनायंस को देखा तो -3 चार्ज हमारे पास ऑक्टेट रूल पूरा करना होता है ना हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एटम्स को। तो ऑक्टेट रूल के मुताबिक क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बैलेंस शेल में। तो बैलेंस शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर। ग्रुप नंबर से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चलता है। तो हम कह रहे हैं बाहर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो हमने 3 गेन कर लिए, तो हमारे पास -3 चार्ज आएगा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अगर 6 है तो हमारे पास कितने चाहिए 8 के लिए, 6 7 8 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने ले लिए। 7 है तो सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन हमने लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एनायंस बन रही है 5th से लेकर 7th ग्रुप तक। अब हमने यहाँ पे ये कंक्लूजन लिख दी, थर्ड स्टेज 4A ग्रुप तक ऑक्सीडेशन स्टेज होगी कैटायंस का। हमने तो बात करें ना कोवलेंट कैरेक्टर का, और कोवलेंट कैरेक्टर का पता चलता है पोलराइजिंग पावर से, और पोलराइजिंग पावर डिपेंड कर रही होती है ऑक्सीडेशन नंबर पे। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि 4A ग्रुप तक ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कैटायंस की वो इंक्रीज कर रही है। और इंक्रीज करने से हम कहते हैं, जिसका मतलब है कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने दे दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, हम कहते हैं ये मोर कोवलेंट है नेचर में देन मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 से। क्यों, हमने जब इसकी रीजन देखी तो हमने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट जो एल्यूमिनियम की है वो इंक्रीज कर रही है +3 तक, और जो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो +2 थी। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बिकॉज यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपने शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, बिकॉज एल्यूमिनियम हैज़ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हम कहेंगे इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। और साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, हम पोलराइजिंग पावर के जब पीछे पढ़ चुके हैं ना कि जो कोवलेंट कैरेक्टर होता है वो डिपेंड कर रहा होता है पोलराइजिंग पावर पे, और पोलराइजिंग पावर डिपेंड कर रही होती है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। और साथ ही हमने कहा हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि जैसे कि +3 है इसकी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब है हाई पोलराइजिंग पावर या एबिलिटी, कि हमारे पास पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, एबिलिटी इसकी ज़्यादा है। और हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ एयर से हम क्या कर सकते हैं, इट कैन पोलराइज द एनायन, ये पोलराइज कर सकते हैं एनायन को, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट कर सकता है कैटायंस की मदद से। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, कॉजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू बी शेयर, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो शेयर होंगे बिटवीन द 2 आयंस, 2 आयंस के दौरान। हैंस कोवलेंट कैरेक्टर विल बी डेवलप्ड, इसका मतलब क्या हुआ, कोवलेंट कैरेक्टर हमारे पास डेवलप होगा, क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर के मुताबिक हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना होता है। तो हमारे पास ये सारा जब फिनोमेना हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होंगे 2 एटम्स के दौरान, तो हम कहेंगे हमारे पास इसका कोवलेंट कैरेक्टर हमें इस तरह पता चलेगा। यहीं पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह आई विल सॉल्व योर क्वेरी इन माय नेक्स्ट वीडियो। देन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।